इसको फिर रिकॉर्ड कर कर। कर ओके बस ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा हमारा फोर वाला वाला चल सिस्टम रहा चल रहा है। मैं है। इसको इसको ठीक रीड करती हूँ, करती हूँ। बेहतर तरीके से हम एक दूसरे को सुन भी पाए और आवाज भी हमारी। फोर्थ वीक का जो फोर्थ मॉड्यूल था ना, वो काफी टाइम से हम पेंडिंग पेंडिंग हुए जा रहा था, तो मैंने फाइनली आज सोचा कि क्यों ना इसको कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, कुछ लोगों के साथ हम रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे ताकि लेटर ऑन हमारा टाइम मजीद स्किप ना हो। सजूब, अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन और खुली हुई है तो थोड़ा सा ओरिएंटेशन है, तो मुझे काइंडली बता दो कि आप काम कर सके हो लास्ट वाले टास्क पे या नहीं। मैंने किया है मैम, प्रेजेंटेशन बनाई है मैंने। और जो टास्क था वो मैंने किया है, और सॉरी, मैं आपको आपको मेल सुन नहीं नहीं की पा रही मैंने थी, इसकी मेरा माइक प्रेजेंटेशन। म्यूट था। मैं इसको अब खोल लूं, अब बोलिएगा प्लीज। मैम मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है और उसकी प्रेजेंट करने की तैयारी भी की है। माशाल्लाह, चलो आपसे सुनते हैं, फिर मैं उसको सेशन को स्टार्ट कर दूंगी। असवद, तब तक आपको अपना टॉपिक आइडिया हो जाए तो फिर प्लीज आप भी स्टार्ट कर लीजिएगा आज ही। थैंक यू। सजूब शुरू करते ओके हैं। मैम। थैंक यू। सजूब प्लीज शुरू कीजिएगा। मैम वो शेयर होने का ऑप्शन नहीं दे रहा। मैं दे देती हूँ आपको, ये मैंने ऑल पार्टिसिपेंट कर लिया। प्लीज। अल्लाह हाफिज बीबी। यस मैम, मैं शेयर करती हूँ। अब हो रहा है। हम अभी तक नहीं देख पा रहे, आप रीचेक एक कीजिए। सेकंड मैम, वो एरर दे रहा है, पता नहीं क्यों। मैं सही से कर रही हूँ फिर भी एरर दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई। कोई इशू नहीं, दोबारा से एक दफा वो बंद करके दोबारा से शेयर। यस मैम। एक सेकंड मैम, मैं एक काम करती हूँ, रीजॉइन होती हूँ, हो सकता है इसलिए श्योर ऐसे हो रहा श्योर है श्योर नेटवर्क की वजह से। श्योर। ओके। अक्सर पर्सनालिटी वाले पे हमने कोई काम अभी स्टार्ट किए? अक्सर आप मेरे साथ हो बेटा? जो आपने मुझे फाइलिंग शेयर की थी, ये मैं यस बाकी मैम। कोर्सेज की बात कर रही हूँ, तो यस मैम। उसके हवाले से जो पर्सनालिटी वाले ना, वो थॉरोली आपने रिव्यू कर लिया था? मैम कुछ चीजें रिव्यू की हैं और जो गैप्स थे उसमें वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं हाँ, मैं वो देख कि लूंगा कहाँ पे फाइल। हम काम। कल मॉर्निंग में ना, अल्लाह खैरियत रखे सब कुछ, तो आप अपने टाइम को ना 9 से 10 के दरमियान खाली रखिएगा। अक्सर के साथ भी मीटिंग रखते हैं, जो यस वेबसाइट मैम। के ऊपर एनालिसिस प्लान वगैरह और ये सारी, क्योंकि टेस्टिंग, वो अभी भी उसने मैसेज छोड़ा हुआ था, तो वो अभी तक हम स्क्रीनिंग वाले मोड पे नहीं जा पाए ना, तो टेस्ट यस कम से मैम। कम उस तक पहुंचा दे। उससे उसे कोई फाइल शेयर की हुई है आपने? मैम उनसे मैंने एक पीडीएफ शेयर किया था पहले ग्रुप में, और एक अभी कल दोबारा से लिंक शेयर किया था परसों। तो अभी वो कह रहे थे कि उसमें कोडिंग होगी और सॉफ्टवेयर का काम है सारा। ठीक है, ठीक हो। चलो कल डिटेल से इस पे बात कर लेते हैं ना। यस मैम, इंशाल्लाह। ये भी चलेगा। थैंक यू अंजलि, आई एम यूजिंग इट। थैंक यू अक्सा।
अच्छा, थैंक यू। मैं बेसिकली पता कर रही थी कि असफद ने अगर किया हुआ है तो असफद से सजूब भी आ गई है। सजूब, हमारा रिकॉर्डिंग पे है बेटा, कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से शुरू हो जाए ताकि। मैम आप शेयर हुआ? यस, आपका मूड डिसऑर्डर था। यस मैम। चलो, जबरदस्त हो गया, प्लीज स्टार्ट कीजिएगा। अच्छा, तो मूड डिसऑर्डर। सबसे पहले मूड डिसऑर्डर होता क्या है? हम्म। अगर कोई क्लाइंट, आपका कोई क्लाइंट या कोई पेशेंट या कोई भी एक नॉर्मल पर्सन कंटिन्यूअसली जो है ना इमोशंस में वेरिएशन शो कर रहा है, मतलब एक अनयूजुअल वेरिएशन, तो हम्म। उसकी जो इमोशनल स्टेट है वो बिल्कुल डिस्टर्बेड है। और कोई कभी कभार जो है ना बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, कभी कभार बहुत ज्यादा डिप्रेसिव हो जाता है, तो उसको जो है हम एक मूड डिसऑर्डर कंसिडर करते हैं। और एक सेकेंड, हाँ, इसकी जो है ना 8 टाइप्स होती है। और ये 8 टाइप्स हम आगे आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे, ये मैंने दिखाने के लिए लिखी है सारी एक लिस्ट में, ताकि आपको ज्यादा क्लियरली पता चले कि हम आज के टॉपिक, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। और सबसे पहले है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसमें ये होता है कि जो पेशेंट जो होता है वो पहले अच्छा होता है, बिल्कुल सही फिट होता है, उसके कोई इमोशनल स्टेट में कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होती, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो हद से ज्यादा जो है ना डिप्रेसिव हो जाता है। अब इसकी सेल्फ स्टीम खत्म हो जाती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि एक लड़की है सारा से, उसके पहले बहुत अच्छे ग्रेड्स आते थे, वो बिल्कुल भी जो है ना अपसेट नहीं होती थी, हमेशा खुश रहती थी। एकदम से उसकी इमोशनल स्टेट इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो किसी चीज के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं लेती, बिल्कुल किसी सोशल एक्टिविटी में नहीं आती, और इंजॉय नहीं कर पाती किसी भी मोमेंट को। तो उसको हम कंसीडर करेंगे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर। इसके सिम्टम्स होते हैं कुछ, जैसे लो मूड हो गया, और एनर्जी बिल्कुल कम होगी उनकी, थके थके रहते होगे, उनकी जो एपेटाइट होगी या तो कम होगी या तो ज्यादा होती रहेगी। इसी डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वेरिएशंस होती रहेगी उनके इमोशंस में भी, कभी गिल्ट फील करेंगे बहुत ज्यादा, कभी बहुत बिल्कुल सही हो जाएंगे, मतलब ये लेकिन कम टाइम के लिए होती है, इतनी कोई एक्सट्रीम टाइम के लिए नहीं होती है। और नेक्स्ट है प्रिसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसमें ये होता है कि ये 2 साल तक के लिए होता है। एक्सट्रीम क्रॉनिक डिसऑर्डर डिप्रेशन होता है इसमें। और लॉन्ग टर्म डिप्रेशन होता है, जैसे कोई लड़का है, वो बहुत टाइम से जो है ना उसकी सेल्फ स्टीम बिल्कुल लो चल रही है, स्ट्रगल कर रहा है, और बिल्कुल वो हंसना भूल ही गया एक तरह से। तो ये केस जो है हम प्रिसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में कंसिडर करेंगे। इसमें बिल्कुल ही लो सेल्फ स्टीम होती है और बहुत लॉन्ग टर्म तक चलती है। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। अच्छा, इसमें जो है क्या कहते हैं, जो बच्चे होते हैं ना छोटे, या बच्चे कह ले या फिर टीनेजर्स कह ले, जो 6 to 18 तक की एज होती है, उसमें अक्सर जो है हम आजकल के उसमें ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत ज्यादा एग्रेशन बढ़ रहा है, और बिल्कुल टेम्पर ही बस्ट हो जा आउट हो जाता है, पेशेंस नाम की चीज नहीं होती किसी में भी। तो ये इस कैटेगरी में आते हैं, सारे टीन एज बच्चे होते हैं। जैसे कोई 10 साल का बच्चा है, अब वो बहुत ज्यादा वॉयलेंस शो कर रहा है, किसी के साथ भी अच्छी इसकी बनती नहीं है, हमेशा गुस्से में रहता है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे डीएमडीडी डिसऑर्डर में। ये भी एक एक्सट्रीम डिसऑर्डर है, लेकिन ये बच्चों में पाया जाता है, या टीन एज में कह ले आप। ओके, और आगे है, अच्छा, प्री मेंस्ट्रुअल, ये जो है फीमेल्स में होता है, ये मेल्स में नहीं होता। जब पीरियड्स आते हैं तो अक्सर जो है फीमेल्स में इमोशनल रेगुलेशन खराब होती रहती है, कभी अच्छा मूड हो रहा है, अच्छा तो बहुत कम होता है, लेकिन अक्सर जो है लड़ाई करने के उसमें रहते हैं, गुस्से में होता है, एग्रेशन जो है ना बहुत ज्यादा इस एक हफ्ते में रहता है, बढ़ता रहता है। और कभी कभार होपलेस भी फील करते हैं, वर्थलेस भी फील करते हैं इस टाइम के अंदर, अगर कुछ खराब हो जाए, कोई काम खराब हो जाए। तो इसमें बेसिकली मूड फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे होती है, लेकिन सिर्फ फीमेल्स में होती है, और कुछ टाइम के लिए होती है ये, सिर्फ पीरियड्स के टाइम के लिए, मेंस्ट्रुएशन के टाइम के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है डिप्रेसिव डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अच्छा, इसमें जो है क्या कहते हैं उसे, जो मेडिक सिम्टम्स जो है सेम ही होते हैं, कि लोअर सेल्फ स्टीम होती है, और इसमें क्या कहते हैं एग्रेशन जो है वो भी बढ़ जाता है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है इनमें भी। तो उस टाइम ड्यूरेशन का फर्क है थोड़ा सा, कि थोड़ी सी टाइम के लिए होता है ये, और इतना एक्सट्रीम नहीं जाता। बाइपोलर डिसऑर्डर। अच्छा, इसमें दो पर्सनैलिटीज एक तरह से परसीव कर ले, एक बिल्कुल एक एक्सट्रीम हैप्पीनेस वाली, इसकी सेल्फ स्टीम बहुत हाई है,
दूसरी टाइम पे जो है वो उसी वक्त बहुत ज्यादा डिप्रेस होते हैं, वो वर्थलेस फील कर रहे होते हैं। बेसिकली एक तरह से दो पर्सनैलिटीज की तरह इनको देख सकते हैं कि एक टाइम पे वो एकदम खुश हो गए अपने आप से, बिल्कुल ऐसे फील कर रहे होगे कि उनसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं, बिल्कुल उनकी वर्थ जो है ना, उनकी सेल्फ स्टीम एकदम हाई होगी। लेकिन दूसरे टाइम पे जो है वो ऐसे सोचेगी कि वो किसी काम के नहीं है, और वो क्यों ही आए हैं, वो क्यों क्यों इस तरह बिहेव करते हैं, वो ऐसे क्यों है, वो अपने आप से परेशान हो रहे होते हैं या तो। और इसे रिस्की बिहेवियर भी कह सकते हैं ये, इस चीज को, कि वो कभी कभार ज्यादा डिप्रेसिव हो तो वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स और ऐसी चीजें में भी आ सकते हैं। अच्छा, बाइपोलर टू भी सेम ही वैसा होता है, बस ये थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए होता है कि अच्छा, अ, तो इसमें जो है क्रॉनिक कैसे मूड स्विंग्स आते हैं इसमें, या तो बहुत ज्यादा माइल्ड माइल्ड सा होता है इसमें, डिप्रेशन ज्यादा हाई नहीं होता, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए होता है, जैसे 2 साल तक के लिए एटलीस्ट ये वाला डिसऑर्डर होता है। लेकिन माइल्ड होता है, इतना एक्सट्रीम नहीं होता जितना बाकी सब उसमें होता है, डिसऑर्डर्स कैटेगरीज में होता है। कंप्लीट हो गया, थैंक यू, आपने कॉपरेट किया इसलिए। कोई क्वेश्चन? थैंक यू सो मच। इट्स अ वंडरफुल। पहले तो प्रेजेंटेशन आपने बहुत अच्छी बनाई हुई थी, कलर कॉम्बिनेशन, थीम, उसकी एडजस्टमेंट, जस्टिफिकेशन, सब कुछ अच्छा, प्रेजेंटेबल बहुत अच्छा। और एक हर एक डिसऑर्डर को, जैसे हमारा इस पूरे एरिया को, या जिस टास्क को मैंने आपको असाइन किया था, वो यही था कि आप लोगों को कम से कम पता चल जाए कि हर डिसऑर्डर के अंदर उसकी सब कैटेगरीज क्या है, उसका ऑनसेट क्या है, यानी शुरू कब होता है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, और दूसरे से डिफर कैसे करता है। और आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको कहा। जितने भी थैंक यू मैम। डिसऑर्डर है ना, जितने भी सजूव डिसऑर्डर हैं, इनमें मूड डिसऑर्डर अभी आपने जो मेरे साथ एक्सप्लेन किया ना, अब ये थ्रू आउट टाइम पीरियड जब भी आप मूड डिसऑर्डर के पढ़ोगे ना, तो आपके माइंड में ये स्टोर रहेगा कि मैंने उस टाइम पे वो टास्क किया था, मुझे ये याद था, ये 8 या 9 कैटेगरीज उसमें आ रही थी, उसके ऑनसेट। हम्म। सबसे ज्यादा इस एक्टिविटी को आपके साथ मार्क करने का मकसद यही था कि आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, उसको मेमोराइज करके फ्रेमिंग कर लो अपने ब्रेन के अंदर। तो यू डिड अ वंडरफुल जॉब। यस मैम। थैंक यू, थैंक यू, आई एम सो थैंक यू प्राउड मैम। ऑफ यू। थैंक यू मैम। अच्छा, हमारे साथ असवद हैं। असवद, आप कंटिन्यू करोगे या मैं आज का मॉड्यूल शुरू करूं बेटा? अगर मैम, कोई भी क्लस्टर कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, अभी आपके माइंड में आया क्विकली, जैसे आपकी एबिलिटीज है I'm कि good आप at उसी वक्त personality देखते हो कि disorder. भाई क्या करूं। नहीं नहीं, आई आई नो योर स्किल्स बेटा, इसीलिए तो आप ऑन बोर्ड भी हो। तो क्या क्या सोचा कि किस पे काम करूं, किस पे? मैम, आई एम गुड एट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, और उन पे मैं पहले काम कर भी चुकी हूँ, तो मेरे पास प्रेजेंटेशन बनी पड़ी है। चलो जबरदस्त, स्टार्ट कीजिए। ओके मैम। कुछ बच्चों की ना आदत मुझे पता होती हैं, है ना? सो सजू, वंडरफुल बेटा, एंड अस्वद, गुड लक, आप स्टार्ट करो। एक मिनट मैम, प्रेजेंटेशन शेयर कर दूँ। आप दूसरे किसी सिस्टम से भी कनेक्ट हो रहे हो हमारे साथ? यस मैम, लैपटॉप से। चलो। मैम, शो हो रही है स्लाइड्स?
जी हम देख पा रहे हैं। आप इसको प्रेजेंटेशन मोड में डाल दो। सबसे पहले ये तो सबको पता है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो कि असद, इजी वर्ड्स में, यस मैम। इसको ना प्रेजेंटेशन मोड में बेशक, हाँ आ गया। जी स्टार्ट कीजिएगा। तो आज मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो हैं उनको, उनका डीएसएम में जो क्राइटेरिया है उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, जैसे कि कॉग्निशन यानी कि हाउ योर ब्रेन फंक्शंस, अफेक्टिविटी क्या है आपकी इंटरपर्सनल फंक्शनिंग, और मतलब दूसरों के साथ ताल्लुकात, और आपको खुद के साथ ताल्लुक कैसा है, आपका इम्पल्सिव कंट्रोल कितना है, और ये जो पैटर्न्स हैं, ये जो स्ट्रेस या फिर इम्पेयरमेंट आप में पैदा करते हैं आपके सोशल, ऑक्यूपेशनल या एजुकेशनल लाइफ में जो भी है। सबसे पहले ये होता है कि जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है ना, ये मैं अपनी आई नो कि मेल्स में ज़्यादा प्रिडोमिनेंट होते हैं, एंड आगे इनके सॉरी जो असद, मैं परसेंटेज है आपको उसको। इंटरप्ट कर रही हूँ। मुझे मुझे आपकी स्लाइड ना हाफ दिख रही है। अक्सर आप भी ऐसे ही देख पा रहे हो या आपको क्लियर दिख रही है, पूरी वन स्लाइड दिख नहीं, रही है? मेरे पास क्लियर आ रही है अच्छा पूरी। ठीक है, ठीक है, मेरी सिटिंग में कोई, ठीक है, कंटिन्यू कीजिएगा, अपॉलिजीज। ओके ओके, इट्स ओके इट्स ओके। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स ना बेसिकली ये पैटर्न्स होते हैं इसके बिहेवियर के, जो आपको दूसरों से डिफरेंट करते हैं, कि नॉर्मल इंडिविजुअल। आवाज ये मिस हो रही है पैटर्न, बेटा। ये जो पैटर्न्स हैं मोस्टली जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में होते हैं, ये डिफरेंट सिचुएशन में रिफ्लेक्ट करते हैं, ये इनफ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। और इनका ऑनसेट जो है वो एडोलेसेंस में भी होता है और अर्ली एडल्टहुड में भी होता है, अर्ली एडल्टहुड में भी हो सकता है। ये ओवर द टाइम स्टेबल होते हैं, और जो है ना इंसान की नॉर्मल फंक्शनिंग में स्ट्रेस और इम्पेयरमेंट को इसके लिए प्रॉपरली डीएसएम में हर पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए अलग अलग डायग्नोसिस है। और ये अपेरेंटली इनका तकरीबन पता भी। सबसे पहला जो हमारे पास क्लस्टर है ना, उसमें आते हैं पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, शिज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, शिज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। ये जो तीनों डिसऑर्डर्स है ना, ये एक दूसरे से इस तरह से डिफरेंट होते हैं कि इन जो जो पेशेंट्स होते हैं इनके, उनका बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है एक दूसरे से। जो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होता है ना, इसमें आप आम अल्फाज में कह दो कि इंसान बहुत शकील मिजाज होता है। इसको सबकी जो है ना, जैसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि इसने मेरे साथ अच्छा किया, कुछ जरूर होगी, अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा जो कॉमन होता है। और ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, इन मेल्स में बहुत डोमिनेट एज कम्पेयर टू फीमेल। इसका जो डायग्नोसिस है ना, वो ये है कि जो सस्पेक्ट होता है ना, मतलब जो पेशेंट है, वो दूसरों को एक्सप्लॉइट करता है, हार्म करता है और डिसीव भी करता है, ठीक है। वो दूसरों पे ट्रस्ट करने से रिलेक्टेंट होता है, और वो जो है ना नॉर्मल चीजों में क्या लगता है, थ्रेटनिंग मीनिंग्स निकाल लेता है अपने लिए, और उस वो ग्रजेस बहुत ज्यादा होल्ड करता है। इसकी एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि शॉपकीपर है ना, उसको लगता है कि ना जो मेरे पास खरीददार आ रहे हैं ना, वो सब मेरे से आ रहे हैं, उसके पास कोई प्रोमिनेंट एविडेंस नहीं है, लेकिन वो जो है ना वो करता है, ठीक है। और इसलिए शायद वो ना अपनी जो शॉप की कीज हैं होल्ड है, वो भी किसी को देने से घबराता है। इसके बाद आती है शिजोइड। इसमें जो कोर फीचर होता है वो ये होता है कि जो सोशल रिलेशनशिप से ना, वो जो इंसान होता है वो डिटैच होता है, इन अ सेंस के, और अपने इमोशनल को लेकर रिस्ट्रिक्ट भी बहुत ज्यादा होता असफद, असफद सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ, आपकी आवाज ना बहुत गुम हो रही है। मतलब या तो आप माइक के पास नहीं हो, या पंखा तेज चल रहा है, या कुछ है। मतलब आप बोल रहे हो, है। मैम पंखा हवा, चल ही नहीं रहा। कुछ भी है, जो भी है ना, आवाज दूर जा रही है। माइक है, हैंड्स फ्री है, क्या है जो यूज कर रहे हो? मैम कुछ भी नहीं लगाया हुआ। अच्छा, अब अक्सर आ रही है, तो ये आवाज वाला क्लियर क्लियर आ है। रही है या आवाज उड़ के साइड पे हो जाती है? मैम कट कट के कट के आ आ रही है, रही। हाँ देखो, अगर थोड़ा ओके, सा अब सॉर्ट आउट ये हो जाए। वाला वॉइस नोट क्लियर है। हाँ ये जो बोल रहे हो ना, राइट, ये क्लियर है। ओके। अब जो शिज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ना, इसमें जो इंसान होता है ना, वो सोशल रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा डिटैच होता है, और वो अपने इमोशनल एक्सप्रेशन का बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखता है। हम्म। इसका जो डायग्नोसिस है वो ये है कि ये लोग जो है ना अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है। इनके क्लोज फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। ये जो है ना क्रिटिसिज्म और प्रेज को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं,
ठीक है, अपेरेंटली अपने आप को इमोशनली कोल्ड और डिटैच दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है, वो जो है ना वो रात को सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है, फैमिली गैदरिंग्स को अवॉइड करता है, और वो लोनली भी नहीं फील करता, वो आइसोलेशन को ही प्रेफर करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब शीज़ोटाइपिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो है ना वो सिम्टम ये है कि ये लोग क्लोज रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। जो शिजोइड है वो बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट और डिटैच होते हैं, ये जो होते हैं ना थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। इनकी जो इनमें कॉग्निटिव और परसेप्चुअल डिस्टॉर्शंस होती हैं, और इनका बिहेवियर थोड़ा सा वो एसेंट्रिक कह लो, मतलब जैसे होता है ना थोड़ा रूटीन से अकड़ा हुआ बिहेवियर होता है। और डायग्नोसिस क्लूज इनके ये होते हैं कि ये जो है ना ओल्ड बिलीफ्स पे ज़्यादा यकीन रखते हैं। इनके जो परसेप्चुअल एक्सपीरियंस होते हैं वो अनयूजुअल होते हैं। और इनकी जो स्पीच होती है वो ऑड होती है, ड्रेसिंग सेंस भी थोड़ी ऑड होती है। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि एक जो फीमेल है ना, वो उसको लगता है कि ना वो हर किसी को कंट्रोल कर सकती है, वो और जो सोशल कांटेक्ट है वो उसकी एनर्जी को ड्रेन करता है, वगैरह वगैरह। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्लस्टर बी। ये इन इसमें वो लोग आ जाते हैं जो ड्रामेटिक होते हैं, जो इमोशनल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें इसमें एक बहुत फेमस टाइप आ जाती है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इज आई एम ऑडिबल? जी जी, मैं सुन पा रही हूँ, हम सुन पा रहे हैं, आप कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद आ जाती है हमारे पास एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये सबसे फेमस पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इसमें जो है ना जो पर्सन जिसको ये इशू होता है वो दूसरों के राइट्स बहुत वायलेट करता है। ठीक है, थोड़े जिसको साइकोपैथ वो टेंडेंसीज कहते हैं ना, वो इसी कैटेगरी में आती है। और इसके जो डायग्नोसिस क्लूज हैं वो ये है कि ये लोग बहुत धोखा देने वाले होते हैं, झूठ बहुत ज्यादा, क्रॉनिक लायर्स होते हैं, इम्पल्सिविटी बहुत ज्यादा होती है बिहेवियर में, एग्रेसिव होते हैं, और इनको पछतावा नहीं होता अपने किए पे। उसके अलावा जो है ना इनको जो है ना 18 से पहले ही आता है कंडक्ट डिसऑर्डर की कैटेगरी में, क्योंकि 18 से पहले इस कैटेगरी में नहीं डायग्नोस किया जाता। इसके एक एग्जांपल एक कॉन आर्टिस्ट की होती है जो कि लोगों को मैनिपुलेट करता है और लोगों के मतलब पैसे चोरी करने के लिए, या साइकोपैथी इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल बन जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इन लोगों के रिलेशनशिप बहुत अनस्टेबल होते हैं, ये अपने सेल्फ इमेज में बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं, इमोशंस इनके डिस्टर्ब होते हैं, इनमें बहुत इनकी एक्टिविटीज बहुत इम्पल्सिव होती हैं। उसके बाद इनके डायग्नोसिस क्लूज ये आ जाते हैं कि ये जो है ना अबेंडमेंट से बचने के लिए ना बहुत उल्टी सीधी एफर्ट्स डालते हैं, मतलब आम इंसान उतना नहीं करता। इनके रिलेशनशिप्स बहुत अनस्टेबल होते हैं, बहुत इंटेंस होते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, इनको सेल्फ हार्म और सुसाइडल बिहेवियर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता है, और इमोशनली अनस्टेबल होता है। एग्जाम्पल एक है ना, एक आप नौजवान खातून को कह लें कि ना वो अपने पार्टनर को हेट भी कर रही है, आइडियलाइज भी कर रही है। ठीक है, उसको थ्रेट करिए कि मैं सुसाइड कर लूंगी अगर तुमने मुझे छोड़ा। ठीक है, उसके बिंज ईटिंग है उसके एटीट्यूड में, और जो है ना वो शॉपिंग पे आती है तो बेइंतहा पैसा खर्च करती है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास हिस्ट्रैनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें जो है ना बहुत ज्यादा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर आ जाता है, जिसको नॉर्मली हम एक पिक मी की भी टर्म यूज करते हैं। इसके डायग्नोसिस के लिए ये है कि जब इनको सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं बनाया जाता ना तो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, इनका इनअप्रोप्रिएटली सेडक्टिव बिहेवियर होता है। ठीक है, मतलब अटेंशन लेने के लिए कुछ भी। और इनके इमोशंस बहुत शैलो फील होता है, और अपनी फिजिकल अपीयरेंस का इस्तेमाल करता है लोगों की अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। इसकी एग्जांपल ये है कि आप एक इंसान है, वो किसी बहुत ज्यादा ना फ्यूनरल पर जाके एक्सजेरेटेड स्पीचेस दे रहा है मरने वाले के बारे में सिर्फ, हालांकि वो उसको इतना जानता भी नहीं, लेकिन सिर्फ अटेंशन लेने के लिए उसको नोटिस किया जाए। उसके बाद सबसे फेमस पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ जाता है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें जो है ना जो पेशेंट होता है, या ये जो पर्सनालिटी होती है, ये बहुत ग्रैंडियोस, मतलब इनकी ना सेल्फ एस्टीम बहुत जरूरत से ज्यादा हाई होती है। इनके हर वक्त जो है नीड फॉर एडमिरेशन में होते हैं, एम्पैथी लैक करते हैं। इसके डायग्नोसिस क्लूज ये भी है कि बहुत एग्जेजरेटेड अपनी अचीवमेंट को ना बहुत बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। ठीक है, और इनको लगेगा ये सबसे खास, और इनको सिर्फ खास लोगों से एसोसिएट किया जाए, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की हमको बहुत बड़ी चीज है, और अपने रिलेशन एक्सप्लॉइट करते हैं इसलिए। जैसे एग्जाम्पल ये आ सकती है कि एक ग्रुप है, उसमें एक आदमी है, वो करता तो कुछ नहीं है कि वो कहता है मैं तुम सबसे बेहतर हूँ।
ठीक है। तुम सबका फर्ज है मेरे लिए काम करो, मैं तुम सबसे बेटर हूँ ऑलरेडी। उसके बाद हमारे पास क्लस्टर सी आ जाता है। ठीक है, क्लस्टर सी में हमारे पास पर्सनालिटीज आ जाती हैं, अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये भी बहुत है। अच्छा, हमारे पास जो अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ना, इनके कोर फीचर्स होते हैं कि सोशली इनहिबिशन। ठीक है, मतलब सोशली इतना घुला मिला नहीं जाता है इनसे, वो किया ही नहीं जाता। मतलब सोशल बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाना, फीलिंग ऑफ इनएडुकेशन को लगता है हम जो भी कर रहे हैं ना हम बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, और नेगेटिव इवैल्यूएशन को लेकर बहुत हाई। इनके डायग्नोसिस ये होते हैं कि ये जो है ना वर्क एक्टिविटीज, जब इनको लगता है ना इनको किसी काम में क्रिटिसिज्म मिलेगा, वो ये वो काम करते ही नहीं। ठीक है, और मतलब लोगों के साथ ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते अंटिल ये उनको बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। ठीक है, और इन क्रिटिसिज्म को लेके बहुत सेंसिटिव होती है। सबसे बड़ी जो इसकी वो डायग्नोसिस है, एग्जाम्पल ये आ जाती है कि एक बंदा ना पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा, तो उसको क्या लगता है कि मैं एम्बेरस होऊंगा, मैं कुछ गलत बोलूंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, अगर मुझसे सही नहीं किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसके कोर फीचर्स हैं कि आपको ना आप किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, आपका बिहेवियर बहुत सबमिसिव होता है, क्लिंगी होता है। ठीक है, आपको ना कोई ना कोई ख्याल रखने वाला चाहिए होता है हर वक्त। ठीक है, और इसके डायग्नोसिस क्यूज ये हैं कि आप एवरीडे डिसीजंस भी विदाउट रीअश्योरेंस नहीं कर सकते, तो छोटे छोटे डिसीजंस भी खुद नहीं ले सकते। आप ना दूसरों को ये महसूस कराना चाहते हैं कि आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ठीक है, और उसके बाद जो है ना आपसे डिसएग्रीमेंट नहीं किया जाता। ठीक है, इसको सोशल कंफर्मिटी के उसमें भी लिया जा सकता है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल ये भी हो सकती है, एक तो औरत है ना अपने पार्टनर को सिर्फ इसलिए फाइनेंशियल करियर डिसीजन करने देती है क्योंकि उसको लगता है कि उसको छोड़ देगा तो वो नहीं करेगी, और वो उस पे मतलब उसकी मतलब डिपेंड नहीं रह सकेगी उसमें। उसके बाद आ जाते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब ये लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं। ठीक है, इनको अपनी कभी इनफ्लेक्सिबल विश इनको इनफ्लेक्सिबल बनना पड़े। ठीक है, ये जो है ना इनको कंट्रोल पसंद होता है, इनको ऑर्डरलीनेस पसंद होती है। ठीक है, कि हर चीज जो है ना हमारी एक ऑर्डर में पड़ी हुई हो। ठीक है। परफेक्शनिज्म, ठीक है, इनका बहुत बड़ा मसला होता है, बहुत खतरनाक हद तक। उसके बाद डायग्नोसिस क्लूज, वो इसके ये होते हैं कि रूल्स और इनको अगर कोई सेट ऑफ रूल्स दे दिए जाए तो उससे बहुत ज्यादा प्रीऑक्यूपाइड होते हैं। इतने होते हैं कि ना हर टास्क कंप्लीट इंटरफेयर करते हैं, अपने काम को बुक लेके बहुत ओवर डिवोटेड होते हैं। ठीक है, रिजिड होते हैं, स्टबर्न होते हैं। इसकी एग्जाम्पल एक ऐसे अकाउंटेंट की हो सकती है जो कि हर वक्त कैलकुलेशन करता रहता है, उसको लगता है उसके डेडलाइन मिस हो जाएंगे वो। ठीक है, मतलब हर वक्त किसी चीज से ऑब्सेस्ड रहता है। आखिर में मैं एक बात कहूंगी कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स या कोई भी डिसऑर्डर तब तक डिसऑर्डर नहीं होता जब तक वो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब ना कर रहा हो। That's all from my side. Thank you.